नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आखिर वो बात सच हुई जो मैं पिछले 3 दिन से लगातार कह रहा था। आखिर अमित शाह के झंझारपुर रैली के बाद अब यह तय हो गया है कि नीतीश की वापसी किसी भी वक्त एनडीए में वापस हो सकती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको जो अमित शाह ने, गृह मंत्री ने जो भाषण दिया और जिस तरह से उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार और उनकी राजनीति और उनके शासन करने के तरीके पर जिस तरह से प्रहार किया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से इंडिकेशन मिल गया है। आप अगर याद करें तो मैंने आपको 2 दिन पहले ये कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह का भाषण यह तय करेगा कि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो सकती है या नहीं, और ये लगभग तय हो गया है। अगर आप उन भाषणों को सुने और उनके पॉइंट्स को सुने तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि गृह मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ खुल्लम खुल्ला वार किया तो वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मौजूदा सरकार पे किया। इसके पहले अमित शाह जब भी बिहार का दौरा करने आए, उन्होंने साफ साफ कहा कि एनडीए का दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए परमानेंट बंद है, लेकिन इस भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कुछ नहीं कहा। अब हम अपने वीडियो को एनालाइज करेंगे और 1 बाय 1 आपको बताएंगे कि हम किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं। दरअसल अगर आप इस सीन को समझें तो आपको 1 बाय 1 ये समझना होगा और बहुत धैर्य से इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि इस विश्लेषण में आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना हद तक सत्य और क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात आती है, मैं फिर बात करूँगा, सबसे पहले बात आती है नीतीश कुमार के उस प्रयास की जिन्होंने आईएनडीए में विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की। उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा जो था वो ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे। दोनों ही कांग्रेस के नाम पर तैयार नहीं थे, न ममता बनर्जी न अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनाई है दोनों ही स्टेट्स में, बंगाल एंड दिल्ली में। अब जरा आइए, अब नीतीश कुमार ने मिलाया इनको। नीतीश कुमार को यह था कि कम से कम 10-12 विपक्षी पार्टियों को मिलाकर एक बड़ी ताकत खड़ा करना चाहते थे। बहुत हद तक उसमें सफल रहे। वो पटना में बैठक हुई, पटना में बैठक के बाद ये इंतजार किया गया कि चूंकि नीतीश कुमार इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, लिहाजा संयोजक इनको बनाया जाएगा। कांग्रेस शुरुआत में बहुत मन से नहीं आ रही थी, लेकिन जब देखा कि लालू यादव समेत नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सब एक्टिव हो गए हैं, तो कांग्रेस अपने आप को उससे एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार को पहला ब्रेक लगा जब पटना में यह तय हो गया कि भाई इनको संयोजक नहीं बनाया जाएगा, और यह इंडिकेशन दिया इनके चीर दोस्त, पहले दुश्मन थे अब दोस्त बन गए हैं, लालू प्रसाद यादव ने, जब उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी आप विपक्ष, आप दूल्हा बनिए, विपक्षी बाराती बनकर जाने को तैयार है। वहाँ भी नीतीश ने बर्दाश्त किया। इसके बाद दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई। बेंगलोर में भी उनको लगा कि संयोजक बन जाएंगे, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। इसके बाद लालू यादव बयान देते हैं कि भाई विपक्ष में जो है वो 2-3 संयोजक होंगे, 4-5 संयोजक हो सकता है। उन्होंने मीडिया अटेंशन को ध्यान में रखते हुए बयान दिया हो, लेकिन उनके बयान के बहुत मायने थे। और मैं लगातार कह रहा हूँ कि लालू यादव राजनीतिक के माहिर खिलाड़ी हैं और कोई बयान देते थे बहुत सोच समझ के देते हैं। इसके बाद मुंबई में बैठक होती है। मुंबई में बैठक के एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव यह कह के जाते हैं मुंबई को उनको डॉक्टर से चेकअप कराना है, लिहाजा वो एक दिन पहले मुंबई गए। हालांकि वो मुंबई जो गए थे वो अपने बेटे को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने के लिए, उसकी तैयारी के लिए गए थे। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन लालू यादव के चाल को समझ नहीं पा रहे थे। मुंबई में भी क्या हुआ, मुंबई में जब बैठक हुई तो नीतीश वहाँ भी नाराज़ थे, आईएनडीए के नाम पर ही वो नाराज़ थे। इसके बाद उनको यह था कि पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पे एक सहमति बनेगी, उस पर भी नहीं वहाँ बात हुई। अलबत्ता कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर बन गई, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव और ललन सिंह को, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जगह दी गई। लेकिन खेल अब शुरू हो गया। जैसे ही तेजस्वी यादव से पूछा गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, चूँकि मीडिया सवाल पूछता है, उसके बाद उनका जो जवाब था वो अपने आप में यह तय था कि नीतीश कुमार अब किसी भी वक्त गठबंधन को छोड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जिसके सबसे ज़्यादा सांसद होंगे वही पीएम पद का उम्मीदवार होगा, सांसद जो जीत कर आएंगे वही तो अपने नेता का चुनाव करेंगे। साफ इंडिकेशन था कि नीतीश जी आपके लिए दरवाज़ा परोक्ष रूप से बंद हो गया है। जो आप उम्मीद कर रहे थे, चचा नीतीश भतीजे ने आपको इंडिकेट कर दिया था।
इसके बाद नीतीश कुमार वापस आते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, हम विपक्ष को गठबंधन जो है रास नहीं आ रहा है, इसलिए जो है एनडीए जो है हमलावर है। लेकिन नीतीश अंदर ही अंदर लगातार ये सोच रहे थे कि आखिर वो मौका कब आएगा जब वो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, अपने दिल की बात कहेंगे और जो गिला शिकवा है उसको दूर करेंगे। क्योंकि नीतीश ये जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी से इतर राजनीति करना उनके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि उनकी सीटों की संख्या लगातार जो है विधानसभा में घटते जा रही है। नीतीश को यह बात पता था और नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, पलटू राम है। इसी बीच G20 की बैठक होती है। G20 की बैठक में राष्ट्रपति ने सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा। उस निमंत्रण को नीतीश ने लपक कर पकड़ लिया, उस निमंत्रण को एक्सेप्ट किया और इसके बाद से इनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये तस्वीरें आप देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, नीतीश कुमार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। और जिस तरह से वो इत्मीनान से मिल रहे हैं नरेंद्र मोदी से और जिस तरह से उनकी चेहरे पर खिलखिलाहट है, तय उसी दिन हो गया था कि नीतीश कुमार अब जो है एनडीए में कभी भी वापसी कर सकते हैं, इसका रास्ता बनाना पड़ेगा। और इसका रास्ता बनाने की शुरुआत कब हुई? आप देखिए, संसद का विशेष सत्र 18 को चालू हो रहा है और उससे पहले गृह मंत्री झंझारपुर में रैली करते हैं, बहुत बड़ी रैली करते हैं और उस रैली में नीतीश पे हमलावर नहीं होते हैं, वो नीतीश पे सॉफ्ट हमला करते हैं। तो यह इंडिकेशन है नीतीश के लिए कि भाई आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। इसके इतर नीतीश कुमार जो है वो पहले से भी नाराज़ चल रहे हैं। आप सीटों का बंटवारा देखें तो नीतीश कुमार 16 सांसद जो है नीतीश कुमार के हैं लोकसभा में। अब जब लोकसभा में 16 सांसद हैं तो इनको बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती है और ये सांसद तब वो 16 सीट जीत पाए थे जब वो बीजेपी के साथ थे। लिहाजा इस समीकरण को बरकरार रखना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जेडीयू में भीतर घात है। यह डर हमेशा बना रह रहा है कि जेडीयू के विधायक कब इधर से टूट कर उधर चले जाएं या कब वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। संभावना ज़्यादा बीजेपी में जाने के लिए, चूँकि बीजेपी जिताऊ पार्टी है और मौजूदा सरकार उसकी एक केंद्र में भी, और लिहाजा अगर चुनाव होता है बिहार में तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ आएगी। इसके अलावा अमित शाह ने एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया। अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में 2025 से पहले चुनाव हो जाएगा। अब इस इंडिकेशन के बाद से सियासी गलियारे में हलचल मच गई। क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए के साथ जाएंगे और असेंबली डिसॉल्व हो जाएगा और चुनाव वहाँ लोकसभा के समय हो जाएगा, जो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के लिए बार बार कहते थे। अब वो ऐसा लग रहा है कि बिहार में जो है वो पहले विधानसभा चुनाव हो जाएगा और अगर विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश कुमार की मजबूरी होगी कि वो एनडीए के साथ आएँ। और एनडीए अगर इस बार जीत के आती है तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री का पद जिसके लिए वो सारा कुछ रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, वो बरकरार रखे। और वो बरकरार रखने की स्थिति तब आएगी जब वो एनडीए के साथ होंगे, बीजेपी के साथ होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद क्या होता है कि लगातार जो है वो जिस तरह से अमित शाह ने हमला किया, जंगल राज, फलाना सरकार, प्रशासन पर सवाल उठाएं, और ये जंगल राज शब्द जो है ये नीतीश कुमार की ही देन है। जब वो लालू प्रसाद यादव की सरकार, वहाँ आरजेडी की सरकार बिहार में, जब वो मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री थे, तब यह जंगल राज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उसी को हाईलाइट करके, उस चीज़ को जनता के सामने प्रोजेक्ट करके उनकी सरकार बिहार में आई थी। और नीतीश कुमार ये बात जानते हैं कि पब्लिक का सेंटीमेंट क्या है। अब नीतीश के सामने मजबूरी है कि आखिर वो आए तो कैसे आए। इसका भी समीकरण तैयार किया गया है। इसका समीकरण इस तरह तैयार किया गया है कि बिहार में बीजेपी जो है वो 40 में से 30 सीटों पर 30 सीट अपने पास रखेगी। यानी 30 सीट इसलिए रखी जा रही है, इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसे ही कोई रणनीति नहीं बनती है। 30 सीट रखने के पीछे लॉजिक है कि अगर देर सवेर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होते हैं तो उनको भी सीट में अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी मतलब जीतन राम मांझी, चिराग पासवान के चाचा, इन सबको जो है वो सीटें अलॉट करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लिहाजा बीजेपी मैक्सिमम सीट रखती है कि अगर नीतीश कुमार 11th आवर में उनके पास आते हैं तो उनको उन सीटों पे फिर से उनको दे दिया जाएगा जिन सीटों पे उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं। इसके इतर जो महागठबंधन इंडी अलायंस जो बना हुआ है, एनडी अलायंस जो बना हुआ है, उसमें क्या है कि उसमें 40 सीट में 16 सीट पे नीतीश कुमार अपनी दावेदारी ठोकेंगे, 16 सीट पे आरजेडी दावेदारी ठोकेगी, 32 सीट ऐसे ही हो गए। 32 सीपीआईएम भी जो दावेदारी ठोक रही है। इसके अलावा कांग्रेस कह रही है कि मुझे 8 से 9 सीट चाहिए। तो लिहाजा वहाँ सीट के बंटवारे को भी लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि बंगाल में जो है वो कांग्रेस से सीट शेयर नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रहा है कि हम पंजाब में सीट शेयर नहीं करेंगे। और मजबूरी है इनके, क्योंकि मजबूरी इसलिए है कि क्योंकि कांग्रेस को ही
इन्होंने आगे करके मतलब कांग्रेस को खिलाफत करके, कांग्रेस को डैमेज करके इन लोगों ने अपनी सरकार बनाई है। मैंने कांग्रेस के इतर, कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति करके दोनों ही जगह सरकारें दोनों पार्टियों की बनी हुई है। लिहाजा अब उनके साथ सीट शेयर करना, इसका मतलब जो सीट उनके पास है वो भी चला जाएगा। अगर वो सीट चला जाएगा तो फिर लोकसभा में उनकी संख्या कम हो जाएगी, और लोकसभा में अगर संख्या कम हो गई तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनकी राजनीति शून्य बटा सन्नाटा हो जाएगी। यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार को यह माना जा रहा है कि वह कभी भी किसी वक्त एनडीए में वापस आ जाएंगे। और मैं फिर कहता हूं कि आप लगातार मेरे वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारे वीडियो में जो एनालिसिस है वही हूबहू ऐसी ही घटना होते जा रही है। आप देखिए, मैं 3 दिन पहले मैंने कहा था कि नीतीश की वापसी कभी भी हो सकती है। वो 48 घंटे बहुत बहुमूल्य है। वो 48 घंटे मतलब कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली का इंतजार में कर रहा था। मैंने कहा था कि अगर अमित शाह जो है अगर पुरजोर हमला नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता खुल जाएगा, और वो रास्ता अब खुल गया है। इसके इतर जो लगातार आईएनडीए में नीतीश कुमार को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उनके मन में कहीं ना कहीं यह छवि बनी हुई है कि किसी भी वक्त वो पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वो लगातार जेडीयू के विधायकों से बैठक कर रहे हैं। उनको अपने जेडीयू के विधायकों और सांसदों के भी टूटने का बहुत डर है। इसीलिए नीतीश कुमार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, वो अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में दिल्ली नहीं आए। उन्होंने कहा कि चूंकि उनको डेंगू हो गया, लिहाजा वो नहीं आ सकते हैं, वो बीमार हैं। लेकिन इसके इतर नीतीश जो है वो लगातार अपनी पार्टी पे निगाह बनाए हुए हैं। कभी जेडीयू कार्यालय में छापामारी करते हैं, कभी जो उनसे लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बाकी लोग जो मिलने रहे उनको मोबाइल कह रहे हैं कि आप मोबाइल बाहर रख के बात कीजिए। यानी कहीं ना कहीं भीतरघात का डर उनको समाये हुए, और यह सारा डर जो है जब वो बीजेपी के साथ थे तो उन्हें था नहीं। लिहाजा नीतीश ये जानते हैं कि अगर उनको राजनीति में सर्वाइव करना है तो उनको जो है वो बीजेपी के साथ आना पड़ेगा, एनडीए के साथ उनको फिर से गठबंधन करना पड़ेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम लगातार इस खबर पे आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आखिर भीतर की खबर क्या है। और मैं आपको बता दूं, मेरे सूत्र मौजूद हैं हर पार्टी में, मुझे जानकारी देते हैं, और जो मेरे पास जो जानकारी होती है वो सीधे फर्स्ट हैंड जानकारी होती है। और मैं चाहता हूँ वो जानकारी दर्शकों को मिले, ताकि दर्शक जब इसकी चर्चा करें तो उनको लगे कि हाँ, उनके पास भी विश्लेषण के लिए एक पूरा मटेरियल है और जिससे वो विश्लेषण कर सके। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।